आज हम बात करते हैं बक्सर के युवा नेता प्रभाकर कुमार ओझा जी को, जो कि अपने बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, जो अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं। बक्सर में कई बार इन्होंने अनशन करके बक्सर प्रशासन को अपनी बात मनवाने पर मजबूर किया है, क्योंकि अपनी सही बातों को मनवाने के लिए किसी को भी झुकाने का मद्दा रखते हैं, किसी को भी झुकाने का दम रखते हैं। वो युवा नेता प्रभाकर कुमार ओझा जी से बात करते हैं, जो कि तत्काल में छात्र कांग्रेस राज्य उपाध्यक्ष हैं और पूर्व बिहार NSUI के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। ऐसे नेता से मिलने हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज ये हमारे चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज़ में हमारे साथ हैं। इसके लिए मैं प्रभाकर कुमार ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर आने को। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों से मेरे चैनल के माध्यम से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि जिस तरीके से आपको बक्सर में पहचान है आपकी, कि आप एक कर्मठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की और कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार देश में आई, मनमोहन सिंह का उम्मीद नहीं करते थे हम लोग कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक शिक्षित वर्ग से होने के बावजूद, वक्ता नहीं होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने, इकोनॉमिस्ट थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो उन जैसे महान विभूति को देखकर मैं सोचा कि क्यों ना राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को सहभागिता बढ़े। इस वजह से मैंने कांग्रेस विंग के NSUI में काम करना शुरू कर दिया 2004 से ही। 2004 से ही मैंने संगठन को समझना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों तक अनशन आंदोलन किया। फिर साथ में ही पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया मैं। वहाँ पटना कॉलेज में इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद BA MA करने के बाद मैं फिर फ़िलहाल PhD कर रहा हूँ। PhD भी कुछ दिनों में कंप्लीट होगा। तो ये सब चीज़ एक है कि मेरी एक सोच बनी कि क्यों ना राजनीति में आया जाए और राजनीति को बदला जाए। जब राजनीति में पढ़े लिखे युवा आएंगे, जब डिस्कशन होगा, अच्छे अच्छे बातों को लेकर हम लोग चर्चाएं करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आवाम को जगाने का प्रयास करेंगे, तो एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोग के साथ जुड़ा। 2004 से लेकर मैं अभी तक फिलहाल सक्रिय भूमिका में, अब दिखावा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि नौजवानों को जितना हो जोड़ सके अपने आंदोलनों के लिए, अपने संघर्षों के लिए। हाल ही फिलहाल में DAV का भी आंदोलन हम लोगों ने किया था, DAV के फीस बढ़ोतरी को लेकर। तो ये सब प्रयास रहता है कि छात्र युवाओं से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसको उठाने का प्रयास करें। हम लोगों ने पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में बंद कराने का, आंदोलन करने का प्रयास किया था, जो कि JP आंदोलन का भी स्थान JP की वजह से पटना कॉलेज से ही रहा है, और सारे महान विभूति जो हुए हैं नेता, वो पटना कॉलेज के ही हुए हैं। तो ये प्रयास रहता है कि नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान को राजनीति में लाने का मेरा प्रयास रहता है कि वो अच्छा करें। जिस तरीके से आपकी सोच है कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वो सोच सकते हैं, उनके पास अदम्य साहस है कुछ करने की, कुछ सोचने की। लेकिन जहाँ तक राजनीति हमारे देश की बदनाम है कि अशिक्षित लोग ही राजनीति में आते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अशिक्षित भी आ सकते हैं। बहुत लोग हैं, नाम बताना बेवकूफ़ी होगी मेरी। बहुत लोग हैं जो अशिक्षित हैं। उस समय का माहौल क्या था, अब इस समय का माहौल क्या है? जो भी छात्र नौजवान है, पढ़े लिखे की बात कर रहा है, जो डिग्री ले लिए, डिग्री खरीद लिए, वैसे लोगों को पहचान हो जाती है जब समाज में वो लोग, वो कैसे कहते हैं कि वो उनकी पहचान अलग हो जाती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब बातें करेंगे तो वैसा लगेगा कि हाँ, ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये जरूर कुछ जानता है, कुछ जानकारी है इसको राजनीति के बारे में, इसको इंटेलेक्चुअल वो लोग होते हैं। तो उसकी पहचान हमारे युवा कर रहे हैं, और वो खुद पे खुद अलग हो जाएंगे राजनीति से। ज़्यादा दिन चलने वाले वो लोग नहीं होते हैं। वो कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। 10 साल के लिए आएंगे, राजनीति करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे।
मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपके कांग्रेस में शामिल होने के क्या क्या कारण रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी, बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मूल ऐसी पार्टी रही है जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाया। इसको यदि हम कह दें कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बहुत गलत चीज होगा। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों से गांधी जी ने आज़ाद कराया। हम गांधी जी को पूजने और मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। जो लोग गांधी जी को नहीं मानते हैं, वो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं हत्या और दूसरे को उकसाने, दंगा फैलाने और ऐसे ऐसे कार्यों में जरूर उनकी संलिप्तता होती है। इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मानते हैं। कांग्रेस पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी माना था कि सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। किसी को बिगाड़ने की नहीं सोचती है, किसी को फंसाने की नहीं बात सोचती है। वो चाहती है कि सभी एक साथ, एक समग्र जाति धर्म विशेष के लोग एक साथ आगे बढ़े। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मैं एक जगह फंस गया था मोटरसाइकिल से, मेरी बाइक पंचर हो गई थी और मैं उस दिन सोचा था कि ये बात आपके न्यूज चैनल पे आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। ये पहला बात है कि मैं जब सिमरी के लिए गया था, अपना कुछ काम था, तो वहाँ पे मेरी बाइक पंचर हो गई बड़का गांव के आसपास। वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे अपनी बाइक को 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक चलाना पड़ा पैदल उतर कर। जब मैं कुछ दूर आगे गया तो सिमरी से पहले एक पंक्चर बनाते हैं मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत वो कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम, अरे भाई मुस्लिम है, हिंदू है, दंगा है, ये है, फसाद है। उन्होंने मुझे देखा, परेशान देखा। मैं उस दिन तिलक भी लगाया हुआ था, मैंने सोचा कि शायद नहीं बने। वो आप बताइए, वो बंदे जो थे, 2 बंदे थे, वो साइकिल का पंक्चर बनाते थे। हमसे बोले वो लोग कि आप तो परेशान हो गए, सिमरी जाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि उन्होंने मेरी बाइक की पंक्चर बनाई और उसके साथ ही जो नॉमिनल रेट है 30 रुपये 40 रुपये, उसी का डिमांड उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि देखो हिंदू मुस्लिम के नाम पर कितनी राजनीति होती है, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं, जब कहीं पहुंचते हैं, बातें होती हैं, तो ना हिंदू हिंदू रहता है, ना मुस्लिम मुस्लिम रहता है। एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करता है और वो मदद उस दिन जो मिली ना, मुझे एकदम पिघला दी कि ये देखो देश में क्या होता है, हिंदू है मुस्लिम है, और मुस्लिम ने एक फंसे हुए हिंदू की मदद की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि साइकिल का पंक्चर बनाने वाला व्यक्ति हिम्मत करके मुझे मदद किया कि आप मोटरसाइकिल का पंक्चर बनवा लीजिए हमसे। और उस दिन मैं सोच लिया कि सच में नेता लोग राजनीति सिर्फ करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये चाहता है, यदि नॉर्मल आदमी है वो ये चाहता है कि 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाए, मैं आराम से चैन की नींद लूं और फिर अगले दिन काम करूं और फिर सो जाऊं। कोई दंगा फसाद नहीं चाहता है। ये हमेशा से कारण है कि हिंदू और मुस्लिम केवल राजनीतिक समस्याएं हैं, ये धरातल पे ये कोई समस्या नहीं है। धरातल पे तो हिंदू और मुस्लिम कोई समस्या है ही नहीं, केवल राजनीतिक समस्या है। ये अगला प्रश्न आपसे है कि इस कोरोना महामारी में सरकार की रणनीतियों के बारे में आप बताएं। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान जो भी होता है वो देश में आने वाली आपदा से पहले ही सावधान होता है। जी। हमारी दुर्भाग्य कि हमारी सरकार जो है अभी केंद्र की, वो जो करती है वो सही करती है, लेकिन हमारी नहीं सुनती है। आप देख सकते हैं फेसबुक पर, जब भी आप प्रभाकर कुमार ओझा सर्च मार के देखिए कि मैं 29 जनवरी को देश के लोगों को आगाह कर रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है, उस टाइम कई न्यूज चैनल में कोरोना चल रहा था, तो मैं जाना कोरोना कोई होगा। तो कोरोना वायरस जो है, ये वायरस इतनी तेजी से चीन में फैल रहा है, बाकी देशों में फैल रहा है। मैंने 29 जनवरी को बताया था कि स्टेप्स शुड बी टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि वो
हम मुझे लगा कि ये प्री प्लान था। आप खुद सोचिए कि देश विदेश में आपके अगल बगल चीन वुहान कितना किलोमीटर है, 2000-4000 किलोमीटर होगा। 2000-4000 किलोमीटर में आपका इंटेलिजेंस रॉ क्या कर रहा है? आपका रॉ नहीं बता पा रहा है कि वुहान में ऐसी आपदा आई हुई है, यदि इंडिया में आती है तो कितना बड़ा संकट, आर्थिक संकट से लेकर एक सामाजिक समरसता से लेकर सारा कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन हमारी सरकार की मुझे लगता है ये मंशा थी कि कोरोना वायरस आए इंडिया में, उस पे राजनीति हो, उस पे कई लोग राजनीति चमकाएंगे। ये चीज प्री प्लान मुझे लगता है कि 29 जनवरी को मेरे जैसा मेरे पास ना रॉ है ना इंटेलिजेंस है, फिर भी मैंने नोटिस कर लिया 29 जनवरी को कि ऐसी आपदा आने वाली है, नाक बहेगा, फेफड़ा जाम हो जाएगा, लीवर फेलियर होगा, हार्ट अटैक होगा। ये सब मेरे जैसे, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने रिसर्च किया, स्ट्रेटजी बनाई, तब मैं फेसबुक लाइव आकर बोला। बहुत चिंता की विषय की बात थी। तो उसके बाद भी आपका रॉ इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, तो वैसे रॉ इंटेलिजेंस को खत्म कीजिए। नहीं काम कर रहा है, नहीं बता पा रहा है कि आपके देश में क्या आपदा आने वाली है। आपका इंटेलिजेंस, आप WHO या यहाँ की हेल्थ सेक्टर जो भी है काम कर रही थी, इसका मतलब कि उन्होंने आगाह किया था इंडिया के गवर्नमेंट को, लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए। यदि इंडिया का गवर्नमेंट चाइना से या जहाँ जहाँ कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है वहां से आने वाले सभी लोगों को रोककर एयरपोर्ट पे ही क्वारंटाइन सेंटर बना देता तो आज देश तबाह नहीं होता। आज देश के गरीब मजदूर मजबूर लोग तबाह नहीं होते हैं। आज तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी सरकार की गंभीरता और नाकामी है। सरकार गंभीर नहीं हुआ इस मुद्दे पर। जिस तरीके ने आपने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, यह बहुत ही सोचने वाली बात है। सरकार को इस पे बहुत ही पहले काम कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा काम कुछ किया कुछ नहीं। मेरा अगला प्रश्न है कि तत्कालीन सरकार में ऊपर से आपने सबसे बड़ी बात मैं 1 मिनट कहना चाहता हूँ। आप जान रहे थे कि अमेरिका में कोरोना वायरस अटैक कर चुका है, तब उस टाइम आप ट्रम्प जी का कार्यक्रम कराते हैं गुजरात में। क्या है, क्या बेवकूफी है? गुजरात में ऑटोमेटिक वहां से लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई से दिल्ली जाते हैं, सारे महानगरों में तो आप लोगों ने फैलाया है। अभी आप देखिए बिहार में चुनाव है, पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना वायरस है, क्या है, नहीं है। घर घर चलो कैंपेन। किसी एक व्यक्ति को यदि कोरोना वायरस या कोरोना पॉजिटिव है तो वो लिफलेट लेके, जो पर्ची लेके बांटते हैं, वो यदि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, यदि वो आज 100 घरों में बांट दे यदि लिफलेट, तो क्या होगा देश में, बिहार में क्या होगा? लेकिन चुनाव है, एन केन प्राकरण, चुनाव जीतना है, यही इन लोगों की मंशा है और ये दुखद है, निंदनीय है। मैं इसका बहुत भर्त्सना करता हूँ। जी, बहुत बात, आपकी बातें जो हैं बहुत सही हैं। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। अभी राजनीति है तो अभी राजनीति चमकाने के लिए घर घर आंदोलन चलाया जा रहा है, घर घर पर्चा बांटिए, वही चीज है। अगला प्रश्न आपसे कि तत्कालीन सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है होता है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं बहुत बारीक से ये चीज बताना चाहूंगा। जब डिमांड बढ़ती है, आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और बहुत कुछ इकोनॉमिकल चेंज होता है, बहुत सारा ड्रामेटिक चेंज होता है, बहुत सारा इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं। जी, आपका नौजवान तैयार हो रहा है, आप नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहे थे। आप हर एक साल एवरेज में यदि निकाला जाए तो 2 करोड़ नौकरियां आपने ले लिया। आपने एवरेज के तौर पे देखा जाए तो 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर आप सरकार में आए। आपने क्या किया, उल्टे 2 करोड़ नौकरियां आपने ले लिया, नौजवानों से छीन लिया। 12 करोड़ नौकरियां आपने छीन लिया अभी तक, ठीक है। उसके अलावा आप यही चाहते हैं कि एन केन प्राकेंड तालिब बेरोजगारी, और नहीं, देश में बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी तो है ही नहीं, हर एक के पास नौजवान है। नौजवान ऐसे हैं कि पता चले कि यदि उनको कह दिया जाए कि सेल्फ डिपेंडेंट कोई काम करो तो वो काम नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि 5,000-10,000 रुपये कैसे मेरे पॉकेट में आ जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर है, पोस्ट ऑफिस है, उसमें कीजिए ना काम।
फाइनेंशियल एडवाइजर बन के काम कीजिए, कैसे भी काम कीजिए, लेकिन गलत राहों पर चलकर यदि आप काम करना चाहते हैं, यदि 1 नंबर 2 नंबर का काम करना चाहते हैं तो वो तो स्वतंत्र हैं। लेकिन इस सरकार में 6 सालों के सरकार में यदि अपराध का ग्राफ देखिएगा तो जितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं, जो जिनके घर वाले या फैमिली वाले या दोस्त मित्र एक सेटल डाउन हो गया, तो बाकी लोग अपराध की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, दोपहर में कैसे क्या काम करें, क्या काम नहीं करें। वो क्या करेंगे? पैसा छीनेंगे, किसी से उगाही करेंगे, किसी को गलत बयानबाजी करेंगे, गलत तकलीफ। आप बता दीजिए, मैं इतने सालों में हूँ, कोई हम पे आरोप लगा दे कि 100 रुपए 200 रुपए ये लेके खा गए हैं या भाग गए हैं या चंदा के नाम पर वसूली करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजीवन मैंने छात्र राजनीति में ये काम किया है कि जिसका एडमिशन होने लायक है उसका मैंने लड़कर एडमिशन करवाया है। मैंने 1 रुपए आज तक किसी से भी नहीं लिया है। पीसी कॉलेज से लेकर एमबी कॉलेज से लेकर 10+2 तक के विद्यार्थियों का एग्जाम खराब हुआ है, पेपर का जांच करवाया है मैंने, रीचेकिंग करवाया है, लड़ा है मैं। जो पास होने लायक हुए हैं उनको पास भी करवाया है मैंने। तो ये सब प्रयास एक संगठन के तौर पर मैंने किया है और मैं करता रहूंगा। मेरा ये प्रयास है कि अभी एमबी कॉलेज के कुछ छात्रों को मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि उनका 2nd ईयर में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, प्रमोटेड है, तो उनका जो ऑनर्स में फेल कर गए हैं उनका कैसे भी एडमिशन हो जाए। ये सब प्रयास है मेरा। रीचेकिंग हो रहा है, सब पे बात हो रही है मेरी, यूनिवर्सिटी के जितने लीडर्स हैं उनकी बात हो रही है मेरी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे छात्रों को, नौजवानों को शिक्षा की तरफ ही मोड़े रखा जाए। क्योंकि जिनको अपराधी बनना है वो अपराधी बनेंगे, जिनको अपराधी नहीं बनना है, जिनको शरीफ बन के रहना है, क्योंकि अपराधी 2 साल 4 साल 5 साल के लिए आप बनेंगे, आप बहुत नाम कमा लेंगे, लेकिन 2 4 साल 5 साल के बाद आपको भी कहीं ना कहीं स्थिर होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक स्थिरता आपके अंदर आएगी नहीं, ना आप विकास करेंगे, ना आपका समाज विकास करेगा, ना आपका मोहल्ला विकास करेगा, ना आपका जिला विकास करेगा, ना आपका राज्य विकास करेगा, ना आपका देश विकास करेगा। तो उस विकास के लिए आपको स्थिरता जरूरी है। आपको ये सोचना ही होगा कि मेरा देश कैसे विकास करे, और उसके लिए तो आपको फाइनेंशियल मार्केट में काम करना होगा, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करना होगा, बेरोजगारी को हटाने के लिए आपको सेल्फ डिपेंडेबिलिटी वाला काम करना होगा, बिजनेस करना होगा। ये सब काम कीजिए ना, कितना मौका है, सारा मौका है। लेकिन सरकार भी इस तरफ ये नहीं कर रही है। आप देखिएगा, मैं बैंकों से मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि जो भी बैंक हैं वो बैंक चाहते हैं लोन देना, लेकिन जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है वो चाहते हैं कि घूस देकर, गलत काम करके कैसे भी लोन ले लें और लोन लेके खा जाएं, और खा जाएं। उसके बाद बैंकों को दिवालिया दिखा दें। उसके बाद मैं बहुत करीब से ये चीज देख रहा हूँ, बिहार में खासकर हो रहा है। गाय के नाम पर, भैंस के नाम पर आप लोन निकाल रहे हैं, वो पैसा खा जा रहे हैं। क्या बात कीजिएगा, बिहार को गर्त में ले जाने वाले लोग से हिसाब मांगेगा, लोग को हिसाब मांगना चाहिए। जी, आपकी बातें सर्वथा सत्य हैं। अगला प्रश्न आपसे है कि चीन के साथ तत्कालीन रिश्तों को आप किस तरीके से देखते हैं, और चीन के साथ रिश्ते में सरकार की रणनीतियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दुख होता है, भाषण देना आसान होता है, सही बात है। भाषण मैं भी दूंगा तो आसान है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, पड़ोसी है, लड़ेंगे पड़ोसी। लेकिन एक पड़ोसी के साथ आप राख लगा के जीभ उसका खींच लेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस देश का, उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो मुल्क हम लोगों के ऊपर, हम लोग क्या हैं, हम लोग वो इंसान हैं जो 2 थप्पड़ खा के, इंडिया के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि 2 थप्पड़ खाकर बात बर्दाश्त करते हैं। लेकिन यदि कोई आंख दिखा दे, कोई औकात दिखाने की बात कर दे, तो हम लोग देश के आगे किसी को नहीं समझते हैं। और वैसे लोगों के लिए हमारी सेना है, हम हैं, हमारे जैसा नौजवान है। यदि जरूरत पड़ी तो यदि सरकार हम लोगों को भी बोलेगी तो हम लोग सीमा पर जाकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यदि चीन के साथ आपकी रणनीति अच्छी नहीं है, आप एक बात समझाइए मुझे, अमेरिका के साथ आपकी दोस्ती बढ़ रही है जी, चीन बौखलाएगा जी,
यदि कोई कमजोर व्यक्ति है, समझिएगा मेरा बात, दो कमजोर व्यक्ति एक मोहल्ले में हैं, दोनों कमजोर हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल हैं या कुछ भी है, ठीक है। एक कमजोर आदमी बार बार किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति के पास जाता है, बार बार जाता है, ताकतवर व्यक्ति उसके पास आता है, फिर ताकतवर आदमी के पास वो जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे फ्रिक्शन बनता है, ठीक है। चीन अमेरिका से जलता है, अमेरिका चीन से जलता है। आप ज्यादा मित्रता कीजिएगा, क्या अमेरिका से पहले हम लोगों का संबंध नहीं था? आप ज्यादा दिखावा कीजिएगा, आप अमेरिका को बुलाइएगा, ज्यादा खर्च कीजिएगा, चीन के राष्ट्रपति को भी बुलाइएगा, अपनी कमजोरियां आप खुद बताइएगा कि हम कमजोर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आइए, बार बार आइए, आइए यहां से आइए, भारत में आइए, बार बार आइए, कुछ करिए नहीं, रिबन काटिए और चले जाइए। जब आप कमजोरियां दिखाइएगा तो वो तो समझ जाएगा कि आप कमजोर पे क्या करते हैं। आप कमजोर पे ले जाके, देखिए देश के नौजवान गाली देते हैं, ऐसे गाली देते हैं, यदि आप, मैं ये बात कह रहा हूं तो ऐसे बात उनके लिए हो जाएगा अशोभनीय। आप मतलब हम वैसा बात कर रहे हैं जो देश विरोधी बात है। आप पाकिस्तान आपसे कमजोर है तो आप उसको डराइएगा, उस पर बम फेंक के आ जाइएगा, अरे वाह। चीन आप पे चढ़ेगा तो कहेंगे कि नहीं, चीन कहाँ चढ़ा है, चीन का तो बात ही नहीं है, चीन तो हमारा चीनी एकदम मतलब हिंदी चीनी भाई 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 वाला नारा देंगे। ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं चलेगी इंडिया में। आपको दिखाना होगा कि वी आर नॉट, हम लोग कमजोर नहीं हैं, वी आर यूनाइटेड। और आप जब तक ये स्टेप नहीं लीजिएगा मोदी जी, तब तक चीन आपके ऊपर चढ़ाई करते रहेगा और आपके विश्वास को और मनोबल को तोड़ते रहेगा, कुचलते रहेगा। इसको दिखाना है, ऐप बंद करना तो एक बहाना है, ये सब वोट की राजनीति है, मैं नहीं जानता। आप चीन के सारे प्रोडक्ट्स को बैन कीजिए, सख्त कानून बनाना आप ऐप नहीं, पहले प्रोडक्ट को बैन कीजिए कि जो प्रोडक्ट चाइना का बेचेगा इंडिया में वो ये होगा, देशद्रोही होगा। आप लगाइए, देखिए चीन कैसे नहीं औकात में आ जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, वैसा दिखावा जो सहानुभूति बटोर सके, सहानुभूति और वोट की राजनीति, वही काम है। मेरा अगला प्रश्न आपसे कि जिस तरह आज के युवा राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए युवाओं को कुछ संदेश दें। देखिए सबसे बड़ी बात होती है पार्टियों की। पार्टियां गलती क्या करती हैं, पार्टियां सोचती हैं कि नौजवानों को इस स्तर पर जोड़ो कि घर घर में नेता पैदा हो। क्या आपने उनके गार्जियन से पूछा कि मैं ये पद दे रहा हूं, क्या आपको स्वीकार है? देश को बर्बाद कर रही हैं पार्टियां, देश के नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं पार्टियां। देश के नौजवानों को आज जो 20-25 साल के एज में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि आपको कह दिया जाए कि आप 10 रुपए घर के सब्जी लाने में खर्च कीजिए तो आप नहीं करेंगे, लेकिन नेतागिरी में आपको 1000-5000 रुपए खर्च करने हो तो आप खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा पद मिला और अपना पद का पोस्टर, देखिए पद कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा ये है कि पार्टी जो है, पार्टीज को यदि संस्कारिक पार्टी है, कोई भी पार्टी है, ठीक है, मैं भी लीडरशिप करता था, मेरे पिताजी नाराज रहते थे, लेकिन हमसे उनका डिस्कशन होता था कि मैं ना 2 नंबर काम करूंगा, ना मैं दलाली करूंगा, ना मैं किसी से चंदा उगाही का काम करूंगा, ना मैं किसी को लूटूंगा, ना मैं किसी का पैसा लेके भागूंगा। ये सब गारंटी लेने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम राजनीति उतना तक ही करोगे जब तक तुम पढ़ते रहोगे जी। और छात्र राजनीति करने के साथ, मैं सच बता रहा हूं, मैं पीएचडी जब कर रहा हूं तो बहुत स्लो डाउन हो गया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी को असर नहीं पड़ेगा। तो ये सोचकर मैं फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि मैं जब ठीक रहूंगा, मैं जब पैसा कमाऊंगा तो लोग जुड़ेंगे साथ में, आगे बहुत भविष्य है। मैं सारे नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि जितने भी नौजवान हैं, नौजवान भाई हैं मेरे, छोटे भाई, बड़े भाई, सबको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप लोगों के पास 35 साल तक का समय है। यही यदि कहीं सेटल डाउन हो गए तो ठीक है, कुछ गुण आ गया आपके अंदर, क्वालिटीज हैं तो ठीक है,
और यदि नहीं आया तो 35 वर्ष के बाद तो आपको सारा मौका है, आप राजनीति कीजिए, जिला परिषद लड़िए, जिला पंचायत लड़िए, सारा कुछ लड़िए, लेकिन अपने परिवार को संकट में, फाइनेंशियल मार्केट के संकट में नहीं डालिए। ऐसा ना करें कि पैसा घर में नहीं है, कैसे कहा जाता है, घर में भूंजी चावल भी नहीं है और पता चल रहा है कि हवाई बातें करनी हो तो फॉर्च्यूनर से नीचे की तो बात नहीं करेंगे हम। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। देश के नौजवानों से मेरी, यदि आपकी एज 35-34 हो गई है तो आप राजनीति कीजिए, खुलेआम कीजिए, लेकिन आपकी एज 18 से लेकर 35 के बीच में है तो जरूर कोशिश कीजिए कि सरकारी नहीं तो प्राइवेट कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए तो सही, रोजगार, अपनी आर्थिक स्थिति को आप सही कीजिए। उसके बाद आप देखिए, आपको यदि आपको लगेगा कि हाँ हमको राजनीति करना है तो 35 साल के बाद कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैं भी राजनीति किया, कर भी रहा हूँ, तो पीएचडी कर रहा हूँ, इस वजह से ही कर रहा हूँ। आगे भगवान की मर्जी, भगवान क्या करते हैं, बक्सर की जनता क्या करेगी, बिहार के लोगों की सेवा मैंने करने का प्रण लिया है, तो मैं सेवा करूंगा और खुल के करूंगा। और हाथ जोड़ के सभी से विनती है मेरा कि मेरा जो भी रिक्वेस्ट है वो ये समझिएगा कि मैं बड़े भाई के तौर पे ये बातें कहा है मैंने, गलतियां मुझसे भी बहुत हुई हैं, मैं भी ये एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत गलतियां हुई हैं, उनको मैं सुधार रहा भी हूँ, सुधारने का प्रयास भी करता हूँ। और ये कोशिश रहती है मेरी कि अब आइंदा से वैसी गलती ना हो, इसीलिए सबको मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के लिए आपने इतना समय दिया। धन्यवाद आप। और आपको यूं ही नहीं जमीनी नेता के तौर पे जाना जाता है, आपने एक जमीनी स्तर पर काम किया है। मैं बक्सर में बहुत सारे नेताओं को देख रहा हूँ, आजकल तो पार्टियों में सीट पैसे पे मिल जाती है। नहीं, हम लोग 2-4 लोग हैं जो संघर्ष किए हैं, बहुत सारे संघर्षशील नेता हैं। और आजकल फेसबुक के नेता बहुत ज्यादा हो गए हैं। अरे आजकल मैं संगठनों में पद सुनकर मुझे हंसी आती है कभी कभी। अभी मैंने सुना कहीं पे कोई बना था फेसबुक का नेता, फेसबुक संभालना था उसको। अब बताइए वो व्यक्ति किस तरह का नेतागिरी कर रहा है, किस तरह की राजनीति करेगा। बातें कीजिए उनसे भी, उनको भी बुलाइए, उनसे भी ज्ञान की बातें कीजिए, कुछ लीजिए उनसे। हम तो सभी को बुलाने, नेता को भी बुलाना चाहिए जो लोग संघर्ष नहीं किए हैं। बक्सर बंद कितने बार करवाए हैं, सड़कों पर कितने बार आंदोलन किए हैं, क्या किए हैं। वास्तविकता आपकी बता दें कि आजकल के जो नेता हैं, ऐसे नेता हैं कि उनके मन की घर में सब्जी नहीं बनती है, वो लोग नेतागिरी कर रहे हैं। वही तो राजनीतिक जो भविष्य की राजनीति नहीं, राजनीति देखिए सबको करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सब राजनीति करो भाई जी, तभी तो देश बढ़ेगा। लेकिन राजनीति अपनी आटा जो कहा जाता है पार्टियों के लिए, आपने अपनी आटा गील किए हुए हैं। पता चलेगा कि आप राजनीति कर रहे हैं, कोई नेता है, विधायक है, सांसद है, उनका बेटा, उनके लोग आएंगे, राजनीति करेंगे और आप पीछे ऐसे ही पर्चा बांटते रहेंगे। तो ये काम करना है तो आप स्वतंत्र है, कीजिए ना, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया। और हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।